जी थर्ड ईयर आपका ना ये सेकंड लेक्चर है जो मैं देने लगी हूँ। टॉपिक इसका मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया है। बाकी मैंने आपको ये वाले जो इमेजेस हैं जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ ये भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हैं। वीडियो में इतना क्लियरली नज़र नहीं आते तो आप लोग इसको देखने के लिए, लिखने के लिए, याद करने के लिए वहाँ से देख लें। इसके अलावा मज़ीद अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये वाला टॉपिक आपका सारा कोर्स तो उस बुक से नहीं है, बस चंद टॉपिक मैंने उस बुक से लिए हैं, तो ये है आज का टॉपिक। और कुछ मज़ीद और टॉपिक होंगे जो कि बायो फर्स्ट ईयर की, ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो बायो है उसका चैप्टर नंबर 4 है जहाँ से मैं ये करा रही हूँ। अगर आप लोगों ने बुक से करना है तो ठीक है, लेकिन आपका सारा कोर्स उस बुक से नहीं होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी, तो टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। आपने सेल की स्ट्रक्चर देखनी है, फंक्शन देखना है, सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और उस हर चीज़ का काम क्या है। हाँ जी, तो सेल बना किससे हुआ है? सबसे पहले तो ये है क्योंकि उसकी केमिकल नेचर उसने पूछ रही है कि वो किन केमिकल्स के मिलने से बनता है, किन चीज़ों के मिलने से बनता है। तो सेल है यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे जो डेफिनेशन नज़र आ रही है वो है जी सेल की। सेल इज़ ए यूनिट ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है या वो छोटी चीज़ जो ज़िंदा होती है उसका नाम सेल है। इससे नीचे ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। आपको डायग्राम में उसने नर्व सेल की मिसाल दी हुई है। हमारी बॉडी में जो नर्व के सेल्स हैं वो भी एक सेल के एग्जांपल है। इसके अलावा कौन से सेल्स हो सकते हैं? ब्लड सेल्स हैं हमारे ब्लड के अंदर, बोन सेल्स हैं हमारी बोन्स के अंदर, वो सारे के सारे सेल्स हैं। अच्छा, अगर आप किसी सेल को काट के देखें तो उसके अंदर मज़ीद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि सेल को बना रही होती हैं, तो उनका नेम है जी ऑर्गेनेली। अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो सेल के अंदर होती है और इसका अपना एक ख़ास काम होता है जो कि ये सेल अंजाम देती है। फॉर एग्जांपल आपको उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। तो क्लोरोप्लास्ट आपको बता देती हूँ एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर होती है जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस पौधों में होती है तो ये सिर्फ पौधों में मौजूद होती है, जानवरों के सेल्स में मौजूद नहीं होती। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ख़ास ऑर्गेनेली है। उसका काम क्या है कि वो सेल में एनर्जी पैदा करती है, ठीक है, एनर्जी देती है सेल को। अगर एनर्जी चाहिए हो तो वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा। नेक्स्ट है माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको पता होगा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनेली को अगर आप मज़ीद बड़ा करके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ऑर्गेनेली किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो वो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनी होती है। समझ आ गई है? दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मीन छोटे छोटे, मैक्रो मीन बड़े बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स। जिस तरह ग्लूकोज जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, उसमें बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। और जो वाटर है सिर्फ H2O होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैं आपको ग्लूकोज सिखाती हूँ बड़ा करके। ये है जी ग्लूकोज। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो बहुत सारे आइटम्स हैं। तो ये क्या है? ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से। तो इससे निचला दर्जा किसका होता है? एटम का। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़र्रा जो है वो एटम है, ठीक हो गया। वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है? वो हाइड्रोजन का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है। अगर आप उसका एक ज़र्रा उठाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। एटम किससे बना होता है? मज़ीद एटम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। तो ये मैंने आपको असल में पढ़ाया है ऊपर से नीचे को, लेकिन इसकी जो सही वाला सीक्वेंस है वो नीचे से ऊपर को था। लेकिन आप में से कुछ बच्चे आर्ट्स के होंगे, कुछ किसी और चीज़ के होंगे, तो आपको अगर मैं सब एटॉमिक से शुरू कर देती तो आप कहते जी हमारा टॉपिक तो सेल है, तो हम यहाँ क्यों जा रहे हैं।
ठीक है। तो सबसे छोटी चीज़ सब एटॉमिक है, देन एटम्स हैं, एटम्स के मिलने से माइक्रो और मैक्रो मोलिक्यूल बनता है, मैक्रो मैक्रो मोलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनेली बनती है, ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल बनता है, और यहाँ ज़िंदगी शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। बायो को आपने समझना है तो ज़िंदगी को समझना ज़रूरी है। तो कौन सी बुनियादी चीज़ जिंदा होती है? सेल। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल, आपने पीछे भी पढ़ी है, छोटी थी, मज़ीद आगे देखते हैं। द सेल कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की सबसे छोटी शक्ल भी सेल है, और सबसे छोटा काम जो ज़िंदगी का करता है वो भी सेल ही करता है। ठीक है, सेल से नीचे कोई चीज़ जो है वो आपको ज़िंदगी के तमाम काम करके नहीं दिखा सकती। अच्छा जी, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा पीस है ये, सबसे छोटा यूनिट है जो कि ज़िंदगी के तमाम काम से अंजाम दे सकता है। सेल्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह कमरे की बिल्डिंग ब्लॉक ईंट होती है, ईंटों के जुड़ने से कमरा बन जाता है, तो इसी तरह जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे बने होते हैं? सेल्स के जुड़ने से बने होते हैं। बस यहाँ तक आपने करना है इस पेज में से। ये है जी नेक्स्ट पेज, मैंने निशान लगाए हुए हैं, होप सो आपको नज़र आ रहे होंगे। यही आपने करना है, जो मैंने काटा हुआ है वो आपने नहीं करना, बल्कि जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ना आपने वो करना है। अब यहाँ पे इस पेज से आपने करना है सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन। आपका मतलब वही जो टॉपिक आपका दिया हुआ है सिलेबस में, वही ये टॉपिक इस बुक में भी है। सेल जो है वो जिंदा चीज़ों के अंदर ज़िंदगी की फंक्शन का भी यूनिट है और स्ट्रक्चर का भी यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है इकाई, सबसे छोटी चीज़ जिसमें ज़िंदगी हो सकती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिस तरह हम हैं, हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। सेल आपको एक आंख से नज़र नहीं आता, इतना छोटा होता है, लेकिन हम तो आपको आंखों से नज़र आते हैं। ठीक है, तो हम क्या हैं? हम जिंदा चीज़ तो हैं, लेकिन हमारे अंदर सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। समझ आ गई है? तो हम मल्टी सेलुलर हैं, मतलब हमारे अंदर सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हमारे अंदर हर सेल हर काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, कोई सेल कोई काम कर रहे हैं, कोई सेल कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ज़िंदगी के सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर सेल हर काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपका बोन सेल जो है वो वाले काम नहीं कर रहा जो ब्लड सेल कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिफरेंट सेल्स हैं, उनके काम जो हैं वो क्या हो चुके हैं, उनके हिस्से स्पेशल काम उनको सौंपे गए हैं। उनके अंदर जो लेबर है उसकी या काम की उनके अंदर तकसीम है कि वो ये काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमारे अंदर ज़िंदगी के तमाम काम हो रहे हैं। द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल रिजल्ट ऑफ सम ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, आप तमाम सेल्स के काम को आपस में मिला लें तो ज़िंदगी के तमाम काम एक ज़िंदा ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। मसलन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जो मसल सेल है उसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, जिसके नतीजे में हमारे अंदर मूवमेंट होती है। आप अपनी बाजू को भी हिलाते हैं तो एट दैट टाइम आपकी बॉडी बाजू में हरकत तब होती है जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, अदरवाइज़ आपकी मूवमेंट ही नहीं हो सकती। नेक्स्ट है नर्व सेल्स का काम क्या है? वो आपकी बॉडी में गुजरने वाली तमाम पैगामात को गुजरने देते हैं, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है जी ग्लैंड सेल्स का काम होता है सिक्रीशंस, कुछ ना कुछ खारिज करते हैं ये। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। स्टमक सेल का काम है जी वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, मतलब मैदे का तेज़ाब बनाते हैं। ये तो थे जानवरों में। पौधों में जाइलम सेल्स हैं जिनका काम पानी को कंडक्ट करना होता है, मिनरल्स को कंडक्ट करना होता है। इसी तरह फ्लोइम सेल होता है जिसका काम क्या होता है? फूड को लेके जाना, फूड को ट्रांसलोकेट करना। इसके अलावा प्लांट में स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनका काम होता है पौधे को सपोर्ट देना। जिस तरह हमारे अंदर हड्डियां हमें सपोर्ट देती हैं ना, सहारा देती हैं, इस तरह पौधों में स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो उनको सहारा देते हैं। इसके अलावा क्लोरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि हरे रंग के होते हैं जिनका काम फोटोसिंथेसिस होता है। पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनका काम होता है जो एक्स्ट्रा खुराक है उसको जमा कर लेना। ठीक हो गया। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिनका काम होता है तकसीम दर तकसीम हो के पौधे के साइज़ को बढ़ाना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। तो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं एक ही पौधे के अंदर, तो उनकी शेप भी डिफरेंट है, उनके काम भी डिफरेंट है, या आप ये कह सकते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। अच्छा जी
ये भी कंप्लीट हो गया आपका। फंक्शनल डाइवर्सिटी है, उसके अंदर वो कह रहा है फंक्शन क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम है, उनका बनने का तरीका सेम है, वो बिल्कुल वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जुड़ने से एटम बने होंगे, एटम के जुड़ने से माइक्रो या मैक्रोमोलिक्यूल्स बने होंगे, देन ऑर्गेनेलीज बनी होंगी, देन वो सेल्स बने होंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम है सबकी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अगर आप जनरल सेल देखना चाहें, जिस तरह मैंने आपको कहा बहुत सारे सेल्स होते हैं, आपने इस टॉपिक में भी देखा बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे क्लेरेनकाइमा सेल है, क्लोरेनकाइमा सेल है, पेरेनकाइमा सेल है, जाइलम सेल्स हैं, फ्लोएम सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ओवरऑल देखना चाहें कि एक सेल में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी तौर पे होती है, ठीक है, तो एक जो जनरल सेल है उसके अंदर 3 चीज़ें तो हर सूरत मौजूद होंगी। नंबर 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल की बैरूनी दीवार होती है। जिस तरह एक कमरा है, कमरा कहाँ तक होता है, जहाँ तक उसकी दीवारें होती हैं, तो एक सेल कहाँ तक होता है, जहाँ तक उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी बैरूनी दीवार होती है जिसने उसको चारों तरफ से कवर किया हुआ होता है। ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है बैरूनी दीवार, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक और मोटी दीवार होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। एनिमल सेल में वो नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। प्लांट के अंदर एक एडिशनल भी होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में होनी है, चाहे वो जानवरों का है चाहे वो पौधों का है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जिस तरह आप समझें कमरा है, उसका फर्श, उसका जो फर्श है क्या होता है, फर्श जिसके ऊपर सारा सामान पड़ा हुआ होता है, जिसने कमरे का सारा सामान उठाया हुआ होता है। तो इस तरह जो सेल का फर्श होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होता है, सेल का सारा सामान, ठीक है, जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनेलीज। तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये वो चीज़ है जो कि सेल की ऑर्गेनेलीज को रखती है अपने ऊपर। नेक्स्ट है थर्ड वन चीज़ जो हर सेल में होगी, दैट इज़ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेल का एक, जिस तरह एक चीज़ का ब्रेन होता है, ठीक है, इस तरह सेल का जो मास्टर माइंड होता है वो न्यूक्लियस होता है, जिसके पास उसका न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल होता है और वो पूरे सेल के काम को कंट्रोल कर रहा होता है। ये तो था जी मेन, मैंने आपको बता दिया जनरल सेल में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये है जी सेल्स की तस्वीरें। ऊपर वाली डायग्राम है एनिमल सेल की, नीचे वाली प्लांट सेल की है, बड़ी कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन आप इसमें से वो वाली 3 चीज़ें ढूंढेंगे जो हमने पीछे पढ़ी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे कहाँ है, सबसे बाहर है। साइटोप्लाज्म ढूंढे कहाँ है, लो जी साइटोप्लाज्म नहीं दिखाई हुई फर्स्ट डायग्राम में, तो सेकंड में भी नहीं दिखाई हुई। तो ये जो येलो कलर का आपको फ्लूइड सा नज़र आ रहा है ना, पीले रंग का फर्श नज़र आ रहा है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये साइटोप्लाज्म है दोनों सेल्स के अंदर। इसके अलावा सेंटर में न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है दोनों के अंदर। ठीक है जी, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं ये सारी हम करेंगे, इनका काम भी करेंगे, क्योंकि हमसे सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन इन डिटेल उसने मांगा है। यस, नेक्स्ट है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की। प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक चीज़ होगी जिसको सेल वॉल कहते हैं। केमिकली ये 2 चीज़ों से बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। उसने आपसे केमिकल भी मांगा है कि किन केमिकल्स, आपने केमिकल नेचर देनी है सेल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो केमिकली ये किससे बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। लिपिड भी होते हैं इसके अंदर और प्रोटीन भी होती है। 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं, 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बस ये आपने इतना करना है। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, डायग्राम देख लो, आपको डायग्राम दिखाई हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये इसकी डायग्राम है। इसमें देखो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और लिपिड्स को उसने
फॉस्फोलिपिड के नेम से लेबल किया हुआ है। फॉस्फोलिपिड जो हैं वो लिपिड हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो पर्पल कलर की हैं, ज़्यादा मिकदार में यही दो चीज़ें हैं। इसके अलावा कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट आपको नज़र आ रहे हैं, साथ में कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा है। तो ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोटीन और लिपिड्स के मिलने से बनी होती है। अच्छा जी, अब हम करेंगे इसका फंक्शन। अच्छा बच्चे, स्ट्रक्चर ज़रूरी है। बायो में आपको विदाउट डायग्राम नंबर नहीं मिलते, आधे नंबर डायग्राम के होते हैं। तो आपने डायग्राम करनी है अच्छे तरीके से विद लेबलिंग। नाम नहीं लिखोगे चीज़ों के तो कोई नंबर नहीं होता। अच्छा जी, अब है जी इसके काम शुरू हो गए। अब ये सेल की बैरूनी दीवार है। सेल के अंदर जो चीज़ जाएगी, सेल से बाहर जो चीज़ जाएगी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो जाएगा वो यहाँ से गुजर के जाएगा। तो ये जिसको इजाज़त देगी वो आ जाएगा, जिसको नहीं देगी वो नहीं आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इसका मेन फंक्शन होता है। सेल के साथ सेल और सेल का माहौल, मतलब सेल के जो बाहर है उसके अंदर ये बैरियर होती है, एक रुकावट होती है। ठीक है, जो चीज़ें जाना, जिनको ये सिलेक्ट करेगी जाने देने के लिए वो जा पाएंगी, जिनको नहीं करेगी वो नहीं जा पाएंगी। लिहाजा हम इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये सिलेक्ट करके चीज़ों को भेजती है। इसके अलावा इसको डिफरेंशिएटली परमिएबल भी कहते हैं। डिफरेंशिएटली परमिएबल का मतलब है इसका बर्ताव हर चीज़ के साथ मुख्तलिफ होता है, किसी को जाने देती है, किसी को नहीं जाने देती। अच्छा जी, अब ये दो चीज़ों से बनी है। जहाँ जहाँ तो इसमें लिपिड है वहाँ से तो ऐसी चीज़ें गुजर जाएंगी जो कि लिपिड के अंदर हल होती हैं। लिपिड होते हैं तेल नुमा चीज़ें, चर्बी नुमा, वो तो बड़ी आसानी से वहाँ से गुजर जाएंगी। लेकिन जो पानी नुमा चीज़ें हैं वो वहाँ से नहीं गुजरेंगी। ठीक हो गया। और लिहाजा लिपिड में से वो चीज़ें इसलिए गुजरेंगी जो कि लिपिड सॉल्युबल है, सॉरी, जो आयंस हैं वो यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज वगैरह। इसके अलावा चार्ज मॉलिक्यूल जो हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज होगा वो इसमें से गुजरने में उन्हें मुश्किल होती है, वो आसानी से नहीं गुजर पाते। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि साइटोप्लाज्म में चीज़ें, सॉरी, प्लाज्मा में ब्रेन में से चीज़ें दो तरह से गुजरती हैं। ठीक है। नंबर 1, चीज़ अगर ऐसे गुजर रही है कि जहाँ उसकी ज़्यादा मिकदार है वहाँ से कम मिकदार की तरफ, मतलब सेल के अंदर चीज़ की ज़्यादा मिकदार है, सेल से बाहर कम है, तो सेल के अंदर से अगर बाहर की तरफ जा रही है, ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ अगर जा रही है, तो हम इसको कहते हैं पैसिव मूवमेंट। ठीक है। दे मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन। लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जा रही है, तो इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, अगर तो है अपहिल मूवमेंट, मतलब लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जा रही है, जहाँ चीज़ की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है, उस तरफ उसने मूव करना है। कहाँ से? जहाँ उसकी मिकदार कम है। तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं एक्टिव मूवमेंट। और ऐसी मूवमेंट के दौरान एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ती है, सेल को एटीपी लगानी पड़ती है, वैसे ये वाली मूवमेंट नहीं होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये दोनों किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिव भी होती हैं, पैसिव भी होती हैं। ठीक हो गया। लेकिन एक में एनर्जी लगती है, दूसरी में नहीं लगती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास परफ्यूम है, आप रूम के कोने में स्प्रे करते हो तो वो वहाँ उसकी मिकदार ज़्यादा है, बाकी कोनों में कम है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाकी कोनों में खुद ब खुद फैल जाता है, आपने कोई एनर्जी नहीं लगाई। तो ये कौन सी मूवमेंट होती है? पैसिव होती है। ठीक है, मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन अब अगर आप उसको इकट्ठा करना चाहो हर कोने से एक कोने की तरफ, तो हो जाएगा? नहीं होगा, उसके लिए आपको एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा साइटोप्लाज्म और भी बड़े, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और भी बड़े तरीक़ों से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है। बाज़ औक़ात क्या करती है? अच्छा जी, अगर साइटोप्लाज्म कोई पानी वाली चीज़ अंदर लेके जा रही है तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और अगर कोई सॉलिड चीज़ अपने अंदर लेके जा रही है तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर वो कुछ खा रही है तो फैगो, अगर वो कुछ पी रही है तो पिनो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो ये जो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस है, ये कैसी होती है? कोई भी चीज़ जो कि सेल के अंदर आना चाह रही है वो क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके लग जाती है, बाहर से जुड़ जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ से खुल के उस चीज़ को अंदर नहीं जाने देती, बल्कि वो क्या करती है?
उस चीज़ को फोल्ड कर लेती है, उसके गिर्द क्या करती है, गिलाफ चढ़ाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और फिर वो चीज़ अंदर जाती है। अब वो चीज़ जो अंदर गई है उसके गिर्द क्या है, एक गिलाफ चढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इनफोल्डिंग बना के किसी चीज़ का वैक्यूल बना के उसको अंदर लेके जाना, वैसे ही नंगी को अंदर नहीं लेके जाना, वो कोई केमिकल रिएक्शन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करती है और राब्ते का काम रखती है बहुत सारे सेल्स के दरमियान में, ठीक है, ये भी इसका काम है। तो ये थे जी फंक्शंस जो हमने कर लिए हैं। बायो टफ होती है, आप में से जिन लोगों ने कोर्स पहले नहीं लिया हुआ बायो का तो उन्हें ज़रा तवज्जो देनी होगी, नहीं तो फेल हो जाओगे, पास नहीं होगा कोर्स, बाद में सप्लियाँ लेके फिरते रहना, अगले अगले सेमेस्टर में आते रहना बार बार यही कोर्स लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया है आपका, इसको अच्छे से याद कर लो अगर पास होना है तो। अच्छा जी,